सर ये लॉजिक सबसे बड़ा फेल इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि 5 सेक्शन में से 3 तो प्योरली वैसे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। अब वहां तो पूरा आंसर ही सब्जेक्टिव चलता है। इसके अलावा अब तो जीके भी सब्जेक्टिव होती जा रही है। इकलौता क्यूटी ऐसा सेक्शन बचता है जहाँ पे 100% एक्यूरेसी के तो भी चांसेस रहते हैं सबसे ज्यादा। तो हाय गाइस, हमारे साथ आज इस वीडियो में तरुण अग्रवाल हैं, सक्षम भारद्वाज हैं एंड दिव्यम व्यास है। ये 3 लोग हमारे यहाँ के टॉपर्स हैं एंड मे बी शायद 2 लोग बैचमेट्स भी बन जाए, कुछ नहीं कह सकते। बट ये लोग अपने आप को ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे। आपको तीनों को क्या बताना है सबसे पहले? So hello everyone, my name is Tarun Agrawal and I got All India rank 278 in CLET 2025. Basically, I was a fresher and still a fresher in class 12th and going to opt for NLU Jodhpur, most probably. Hi everyone, I'm from Ghaziabad and I secured All India rank 982. I'm a fresher in class 12 in humanities stream and probably looking for NLU Patiala, like RJ NLU. Hello everyone, my name is Saksham Bhardwaj. I secured an All India rank of 1054. I reside in Delhi and I'm probably going to have opt for RGNL Patiala. कि आपने अपनी तैयारी कब चालू करी? मतलब अभी दिसंबर में तो क्लैट हुआ, एग्जैक्टली प्रिपरेशन किस फेज में स्टार्ट करा? सीक्वेंस हम यही रखेंगे हर क्वेश्चन के लिए, ठीक? तो कब स्टार्ट करी थी और कैसे करी थी? सबसे पहला स्टेप क्या लिया था तैयारी के लिए? सर मतलब मेरा तो ऐसा था कि मैं 11th में नवंबर में, मतलब आज से लगभग 1 साल पहले ही मैंने सबसे पहले, मतलब मेरे एक बड़े भैया तो उन्होंने भी क्लैट दिया था, तो उन्होंने मेरे से यही कहा था कि सबसे पहले आप अपना क्यूटी का सिलेबस कर लो, क्योंकि वो जल्दी भी हो जाएगा और उससे कहीं ना कहीं आगे हेल्प भी मिलेगी। तो मैंने नवंबर में लास्ट ईयर सबसे पहले क्यूटी ही शुरू करी थी। उसके अलावा बाकी कोई सब्जेक्ट तो ऐसा स्पेशली टच नहीं किया था। मेन कोर्स में प्रिपरेशन जनवरी दिस ईयर से ही स्टार्ट करी थी मैंने। टोटल वही 11 महीने की प्रिपरेशन। यस सर। दिव्यम? And like सर मैंने स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन लास्ट ईयर सितंबर से। कोचिंग मैंने अपनी जो सितंबर से ज्वाइन की थी, बट सीरियसनेस आई थी मेरे अंदर, वो थी अराउंड मार्च से, इस मंथ में कि मार्च से मैंने फुल फ्लेज स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन। मैंने जनवरी में चालू करी थी 2024। तो यह आपका प्रिपरेशन का टाइम था। तो क्या आपको लगता है पीछे मुड़ के कि इतना टाइम सफिशिएंट रहता है सबके लिए? हाँ, ओवर सफिशिएंट है। ज्यादा 2 साल की तैयारी या फिर ऐसा कुछ लगता है आपको कि 2 साल नहीं। कुछ खास? ठीक है। तो अब जब आप पीछे मुड़ के अभी तो रैंक आ गई है, जब पीछे मुड़ के हम देखते हैं कि हमने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, सबसे बड़ी गलती आपको क्या लगती है? ऐसी क्या 2-3 गलतियां हैं जो कि आप अभी रिग्रेट करते हो कि शायद उस टाइम पे थोड़ी सही कर दी होती तो अभी शायद थोड़ा और बेटर हो जाता जो भी है? सबसे बड़ी गलती तो ये हुई कि मतलब बिल्कुल स्टैंडर्ड टाइप के मॉक्स दिए, बिल्कुल वेग मॉक्स नहीं दिए। मतलब ऐसा है कि वेग मॉक्स भी देना जरूरी है, जैसे इस साल क्लैट के पेपर में देखा। उसके अलावा जीके बिल्कुल वैसी करी, फैक्ट बेस्ड पूरी, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जीके नहीं करी थी, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आई थोड़ी सी। और क्यूटी में जो मतलब कैलकुलेशन इंटेंसिव वाला पोर्शन था, मतलब जहाँ पे डेसिमल या फ्रैक्शंस वगैरह बहुत ज्यादा आ जाते थे, उन पार्ट्स को नेग्लेक्ट करना, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। मेजर मिस्टेक तो ये थी कि क्यूटी को इग्नोर करा एंड तक, बाकी ऐसा कोई बड़ी मिस्टेक। तो क्यूटी अगर किसी को करनी हो, क्योंकि हर दूसरा इंसान क्यूटी से भागता ही है, जो कि मैंने भी स्टार्टिंग में, जब तुम सब तो थे ही विटनेस, जब मैं बोलता रहता तो स्टार्टिंग में क्यूटी करो क्यूटी करो, क्या मैं गलत बोलता था तुम्हें लगता है? क्यूटी से भागना सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकता वो बताओ? क्योंकि लोग सिंपल ये कैलकुलेशन लगाते हैं तो यार 10-12 नंबर की आएगी, उससे बढ़िया तो बाकी 4 सब्जेक्ट्स में मेहनत कर लेते हैं। तो क्या ये लॉजिक चल पाता है? सर ये लॉजिक सबसे बड़ा फेल इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि 5 सेक्शन में से 3 तो प्योरली वैसे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। अब वहां तो पूरा आंसर ही सब्जेक्टिव चलता है। इसके अलावा अब तो जीके भी सब्जेक्टिव होती जा रही है। इकलौता क्यूटी ऐसा सेक्शन बचता है जहाँ पे 100% एक्यूरेसी के तो भी चांसेस रहते हैं सबसे ज्यादा, इसलिए वहां से मार्क्स खींचना सबसे आसान है। सर क्यूटी में 6 मार्क्स भी अगर आप ले आओ तो आप सोचो कि आप सिलेक्ट टॉप 10 में आ रहे हो। अगर क्यूटी छोड़ रहे हो तो आप सिर्फ छोड़ ही दो कि एनएलयू नहीं मिल सकता तब तो। अपने यहाँ से भी जितने सिलेक्शन हुए टोटल 31 के आसपास सिलेक्शन तो अभी काउंट है ही अपने, तो उन सबके ही ऐसा कोई है नहीं जिसका 0 आया हो क्यूटी में। मैंने तो सबका एनालाइज किया ना, मैं सबसे पहला फैक्ट वही नोटिस करा कि 0 वाला तो कोई है ही नहीं। मतलब अगर मैं उल्टा फैक्ट देखूं तो क्यूटी में जिसने कराया उसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत भी तुम लोगों का भी तीनों का 0 नहीं आया हो क्यूटी में।
कुछ ना कुछ तो तुम तीनों भी करके ही आए हो, हम्म। ठीक, कितना करके आए हो वो इज्जत नहीं करेंगे हम पब्लिकली, बट अब जो भी है। और एक फैक्ट ये गिवन भी है कि क्यूटी में कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक, इंक्लूडिंग दिस ईयर, कि पूरा का पूरा ही टफ आ गया। इस बार एक पैसेज था थोड़ा सा वो ट्रिकी था, लेंथी था, बाकी एक पैसेज जो स्टार्टिंग वाला था वो तो इजी था। तो क्यूटी हमेशा से ही, और हमने तो खुद ही एनालाइज करा था सब लोगों ने मिलकर पहले कि क्यूटी इजी ही रहता है, क्यूटी इतना टफ बनाएंगे, कैट का पेपर थोड़ी है, क्लैट का पेपर है, वेरी सिंपल, ठीक। तो ये आपकी कुछ रिग्रेट्स थी। उसके बाद आपकी वीकनेसेस क्या थी जो आपने स्टार्टिंग के 3-4 महीने में अपनी खुद की प्रिपरेशन करने के बाद रियलाइज करी कि ये मेरी वीकनेस निकल के आ रही है, फिर उसके बाद उसको ठीक कैसे किया? सर सबसे ज्यादा तो सबसे बड़ी वीकनेस तो लगता है सबकी वही होती है, जीके याद नहीं होती थी। उसके अलावा सेकंड वीकनेस लॉजिकल के साथ थी शुरुआत में, कि सीआर के कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझ में आए थे, तो सबसे पहले जहां से पढ़े थे वहां से कॉन्सेप्ट बुरी तरीके से हिल गए थे। बाकी जीके तो मल्टीपल रिविजन्स, मतलब एक फेज ऐसा आ गया था कि एक दिन में 2-2 3-3 मंथ्स को एक साथ बैठ के रिवाइज कर रहे हैं, तो उसमें जाके फिर जब जाके वो जीके कहीं ना कहीं सही हुई थी बाद में। एंड सर लाइक सर जो मुझे अपनी वीकनेस लगी थी लाइक स्टार्टिंग में, सर वो थी सीआर एंड क्यूटी। सर लाइक जीके में तो मेरे नंबर आ जाते थे अराउंड 15 एंड 20 के बीच में, बट सीआर में मेरा बहुत गंदा स्कोर आता था, मतलब सिंगल डिजिट भी। एंड सर क्यूटी तो मेरी छूट ही रही थी हमेशा। तो सर लाइक उनको ठीक करने के लिए एक तो सर मैंने लास्ट में सर मेरी सीआर मास्टर से तो बहुत अच्छी हुई थी। एंड देन क्यूटी का सर आपने जो सोल्यूशन बताया था कि लाइक रोज 2-3 लाइक सेट्स को सॉल्व करो, सो लाइक मैं 3 सेट सोल्व करता था विद इन 10 मिनट्स। एंड सो लाइक लास्ट में मेरी लाइक कैलकुलेशन स्पीड इतनी अच्छी हो गई थी कि मुझे क्लैट के एक्चुअल पेपर में लाइक क्यूटी सॉल्व करने में अराउंड 5-6-7 मिनट्स लगे थे, और लास्ट में पेपर के बाद मेरे 30 मिनट्स बचे थे, कि जिसमें बस मैं अपना लाइक हर क्वेश्चन एनालाइज कर लूँ एक बार फिर से कि कैसा सब मैंने कराया, और लाइक एक बार जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े उनको भी एक बार लाइक चेक कर लूँ। मेरा वीक सेक्शन तो जीके ही था, क्योंकि वो याद नहीं होता था। और मेरा जॉनर थोड़े वीक थे, जैसे कुछ कुछ जॉनर्स इंग्लिश में भी, सीआर में भी, और लीगल में भी सीएल के थोड़ी वीक थी। तो हर सेक्शन से कुछ ना कुछ थोड़ा वीक था। तो इनको ठीक कैसे किया? इनको वही प्रैक्टिस से, मेजर तो प्रैक्टिस। तो अप्रोच क्या रहती थी कि पहले मैं लिस्ट बना लूं, फिर उसके बाद में एक एक चीज को कैसे डील नहीं, कर? सेक्शनल सेक्शनल से जितनी प्रैक्टिस हो रही है। एनालिसिस कैसे करते थे तुम तीनों? मॉक मतलब दे दिया, सेक्शनल दे दिया, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी चीज होती है, लोग सोचते हैं कि भाई मॉक सही करना है तो और मॉक, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी तो कहीं चलती नहीं है। एक जो हमने, मान लो अभी तुम मॉक देके उठे हो, उसके बाद तुम्हारी राइट नाउ स्ट्रैटेजी क्या रहती थी? 4 बज गए मान लो, ठीक, शाम के 4 बज चुके हैं, तो मॉक तुम्हारा खत्म हो चुका है, उसके बाद तुम्हारा क्या रूटीन रहता था? सर ऐसा था कि मतलब मॉक देने के बाद तो थोड़ी देर का रेस्ट, करीब 1 से 1.5 घंटे का, क्योंकि दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका होता था। उसके बाद जब एनालिसिस करने में बैठता था तो मतलब मेरा ये रहता था कि जो क्वेश्चन सही हुआ है वो ये देखना कि वो सही क्यों हुआ है, बेसिकली मतलब मेरी रीजनिंग आंसर की रीजनिंग के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। और जो गलत हुआ है वो तो ऑब्वियसली देखेंगे कौन सा गलत हुआ, क्या गलत हुआ। फिर जब ये देख लिया कि हाँ ठीक है, जिन क्वेश्चंस में आंसर की के साथ रीजनिंग सही जा रही है उनके अपने नंबर ठीक है वो सही आए हैं, लेकिन जिनकी नहीं जा रही मतलब वो कहीं ना कहीं तुक्के थे, तो उन कॉन्सेप्ट्स को भी एक बार दोबारा देखना। और जो गलत हुए ऑब्वियसली उन कॉन्सेप्ट्स को भी दोबारा देखना ही है। अब वो कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए ये था कि नोट्स बने हुए थे लगभग सभी टॉपिक्स के, तो बार बार लेक्चर देखने की बजाय आई प्रेफर नोट्स। सो लाइक जो मैं एनालाइज करता था, सो लाइक मैं एनालाइज तो लाइक मॉक किया, फिर उसके बाद 1 आवर का ब्रेक, फिर उसके बाद आंसर्स चेक करे। एंड सो लाइक जितने भी मेरे गलत हुए वो सब मैंने लाइक तरुण की तरह ही सेम मैं भी यही करता था। बट सर मेरी एक स्ट्रैटेजी होती कि एक दिन बाद मैं फिर उस मॉक को रीअटेम्प्ट करता था एज अ सेक्शनल, कि लाइक लॉजिकल में लाइक मैं आंसर हमेशा लाइक कभी करेक्ट टिक नहीं करता था, तो मैं उसे फिर से एज अ सेक्शनल रीअटेम्प्ट करता था। एंड तब उसके बाद फिर अपना स्कोर कंपेयर करता था कि उस दिन से और अब कितना मेरा स्कोर में लाइक वेरिएशन आया है, एंड लाइक मैंने अपनी मिस्टेक्स करेक्ट करी है या नहीं करी है, वही था मेरा। तो मॉक लेने के बाद वही 2-3 घंटे का ब्रेक, एंड फिर पूरा एनालिसिस के कितने गलत हुए कितने सही हुए, क्या रीजनिंग थी, आंसर की से रीजनिंग मैच हो रही है कि नहीं, एंड फिर वीक एरियाज पर फोकस करना। तो ये एक कॉमन स्ट्रैटेजी है कि मॉक का एनालिसिस अगले दिन तो नहीं डालना है, सेम डे ही निपटा नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आपको अपनी रीजनिंग याद रहती है। सर मतलब मेरा तो ये फेज ये अच्छा था कि आपने पहले कह दिया था कि अक्टूबर नवंबर से मॉक के स्पोर्ट्स पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर देना, तो मेरा तो ये फेज ही अक्टूबर में आया था।
तो मतलब फिर ये था कि जब सर ने कह दिया इन पे खास ध्यान नहीं देना, तो मतलब ठीक है, मतलब चल रहा है 90+ ही रह रहा है तो सही है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं थी। और इनको रिकवर तो वैसे ही था, मतलब वो अपने आप ही धीरे धीरे करके फिर वापस से रिकवर हो गए थे। और एक मेजर रीजन ये था मॉक स्टैग्नेंट होने का कि स्कूल के एग्जाम्स पड़ गए थे बीच में, जिस वजह से कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में ब्रेक आया था, तो उस वजह से सारे कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं इधर उधर हो गए थे, तो वो मॉक कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो गए थे। So like in my case sir, जो like मेरे मॉक्स सर 50 के स्कोर पे भी स्टैग्नेंट हुए थे, और एक बार 70 के स्कोर पे भी स्टैग्नेंट हुए थे, और कभी 80 to 90 के स्कोर में भी स्टैग्नेंट हुए थे। तो सर लाइक मैं तो सर लाइक था वेल वर्स कि हाँ अब स्टैग्नेंट होना है तो कैसे इनको आगे करना है। सो मुझे लाइक लास्ट में 70s का जब स्कोर स्टैग्नेंट हुआ था तब मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा था, एंड जब 80s में मेरा स्कोर स्टैग्नेंट हुआ था तब मुझे थोड़ा लास्ट के लाइक अक्टूबर में मुझे थोड़ा फर्क पड़ना स्टार्ट हुआ था, बिकॉज आपने भी जैसे बोला था कि लाइक हमें लाइक 92 अबव क्रॉस करना था। सो सर बस मैंने इसकी एक चीज करी, मैंने सेक्शनल टेस्ट ही सॉल्व करे थे फिर तब, एंड सर उससे थोड़ी हेल्प मिली थी मुझे सेक्शनल से करने से। तो तुम तीनों की एक चीज कॉमन थी कि तुम सब लोग 12th के साथ तैयारी कर रहे थे, है ना? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। इससे कैसे डील किया कि स्कूल एक तरफ है, क्लास दूसरी तरफ है, वहाँ टीचर चिल्ला रहे हैं, यहाँ स्कोर नहीं आ रहे हैं। तो ये पहली बात तो स्ट्रेटेजिकली क्या तुमने अटेम्प्ट किया थी अपनी पूरी डेली रूटीन में चेंज। तीसरा, मेंटली अपने आप को शांत रखना, क्या ऑल टुगेदर क्या अप्रोच थी 12th के साथ क्लास को मैनेज करने की? क्योंकि ये तो हम चारों का ही बेस्ट केस सिनेरियो था कि हमारा 12th के साथ निकल, ठीक है, तुम्हारा भी और मेरा भी। बहुत लोगों की तो वो ऐसी होती है कि अरे अरे ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, दिस इज गेटिंग टू मच, और मैं चलो ड्रॉप ले लेता हूं, ठीक। तो वो ड्रॉप का पेपर देने के पहले डिसाइड कर चुके होते हैं, लेकिन तुमने ऐसा क्या खास किया? सर मतलब इस बात में तो अपने स्कूल वालों को थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे स्कूल वाले अच्छे खासे कोऑपरेटिव थे। तो मतलब मेरे क्लास टीचर को पता था कि हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम से अब सच में सब कुछ होता है, तो उन्होंने मेरे से कह दी थी कि बेटा देख लो, मतलब जितना स्कूल हो सके उतना ही करना, मेन अपने एग्जाम पे फोकस करो। तो उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी थी कि मतलब स्कूल में तुम अपनी अटेंडेंस थोड़ी कम कर सकते हो, चलेगा, थोड़े असाइनमेंट्स वगैरह लेट सबमिट कर देना, वो भी चलेगा। अक्टूबर में तो उन्होंने परमिशन दे दी थी, ठीक है पेपरों के बाद ही आना आप सीधे स्कूल। तो वहां पे वो चीज मैनेज हो गई थी। बाकी एग्जाम्स के टाइम पर तो ऐसा था कि थोड़ा बहुत मतलब क्लैट को ऊपर नीचे करना पड़ रहा था। वो अच्छी बात है कि नवंबर में कोई एग्जाम्स नहीं फंसे मेरे, तो वो वहां से मैं बच गया फिर। सर लाइक मैंने तो सर स्कूल छोड़ ही दिया था। सर लाइक सर लाइक टीचर्स की कॉल आती थी, बट मैं फोकस था कि लाइक अभी मुझे क्लैट पे फोकस करना है, कि अगर मुझे पता था सर अगर एक बार क्लैट निकल गया, अंडर 1000 रैंक आ गई, तो सर टीचर्स अपने आप ही, मेरे स्कूल वाले ऐसे अपने आप ही मेरे को बुलाएंगे स्कूल में कि आप वो गाइडेंस करो, ये सब करो ऐसे। तो सर लाइक आज मैं स्कूल गया था और वही केस हुआ, हर टीचर ने मुझे कह दिया कि प्रैक्टिकल्स में अब तुम्हारे फुल हम दे देंगे तुम्हें, कि कोई दिक्कत नहीं है। सो सर लाइक एक है कि अगर आप रैंक ले आते हो तो ये सब चीजें हो जाती हैं दूर। तो स्कूल वाले अपना क्रेडिट लेने आए थे, यस सर। देखो देखो हम कितने कोऑपरेटिव थे कि हमारा बच्चा क्लैरिटी निकाला है। अच्छा, सर वही प्रायोरिटी सेट करी थी कि क्लैट देना है, मैं अभी स्कूल जाता नहीं था, टीचर्स ने भी बोला कि स्कूल आओ, पर मैं गया नहीं। पेरेंट्स की तरफ से कितना प्रेशर था तुम लोगों के ऊपर? पेरेंट्स पूरा सपोर्ट। जीरो प्रेशर। सर पूरा सपोर्ट था। क्या कहते थे वो लोग, मतलब जब प्रिपरेशन कर रहे थे तुम, और मान लो कि कोई ऐसा दिन है कि तुम्हारा बिल्कुल लो फेस चल रहा है, उसमें पेरेंट्स से जब तुमने बात करी होगी, ठीक, उनका क्या कहना रहता था? मतलब सर मेरे पेरेंट्स तो ये कहते थे ठीक है ना, मतलब तुमने कुछ सीखा ना, मतलब पूरी जर्नी में, अब निकलेगा निकलेगा नहीं निकलेगा बाकी भगवान की मर्जी। सर लाइक मेरे पेरेंट्स तो कहते थे लाइक रिजल्ट लाइक मेरे हाथ में है ही नहीं कि क्या आएगा, एंड सर लाइक कहते थे अगर नहीं हुआ तो सिम्बासिस, अगर सिम्बासिस भी नहीं हुआ तो जेजीएलएस, एंड जेजीएलएस भी नहीं हुआ तो सीयूईटी में कुछ करूंगा। यही था मेरा तो सर, बट मैंने सर एक प्रायोरिटी बनाई, एंड जो अब रिजल्ट आया हुआ था। वही था सर, पूरा सपोर्ट करते थे कि कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, बाकी मेहनत तो करी। हम्म। तो ये एक ऐसा कौन सा फेज आया और किस महीने आया जब तुम्हें रियलाइज हुआ कि अब तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी जा रही है और पॉजिटिव फील होना स्टार्ट हुआ थ्रू आउट द प्रिपरेशन? फिर अगस्त। क्या वो था टर्निंग पॉइंट? 100+ का स्कोर। मॉक में पहली बार, और आने लगा कांस्टेंट? हाँ। उसके बाद से ड्रॉप तो हुआ हो?
उसके बाद फिर स्कूल के एग्जाम आ गए नेक्स्ट मंथ। फिर फिर वो स्कोर अचानक से ड्रॉप हुआ, वो पहुंच गया 80s 90s में, मतलब 110 प्लस तक स्कोर हो गया था मेरा अगस्त के अंदर। तो उसके बाद फिर स्कूल के एग्जाम्स आ गए, तो बिल्कुल ही मतलब वो तो मिड टर्म्स थे तो अच्छे खासे लंबे भी चले, तो इस वजह से प्रिपरेशन बीच में छूट गई। बस फिर उसके बाद अक्टूबर में डिप हुआ अच्छा खासा, 80 90 में हो गया था लगभग 20th ऑफ अक्टूबर तक। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे वापस से स्कोर बढ़ने शुरू हुए थे। ठीक है, नाइस। सर लाइक मुझे जब लगा था कि मेरी लाइक प्रिपरेशन सही है, तो सर वो था अक्टूबर, लाइक लेट अक्टूबर में, बिकॉज तब से लाइक मेरे सारे क्यूटीज के कॉन्सेप्ट भी हो गए थे और मॉक्स में भी मेरे 90 एंड 100 के बीच में ही आ रहे थे। तो लाइक सर कभी मेरा स्कोर 100 प्लस क्रॉस नहीं करा, तो वो तो एक है दिक्कत, बट एट द एंड की यही था लाइक लास्ट में, अक्टूबर का लास्ट में था कि जो मैं कॉन्फिडेंस में था कि हाँ कि अब नेक्स्ट दिन भी पेपर हो तो मैं अच्छे से कर लूंगा। कोई बात नहीं, मेन पेपर में भी 2-3 लोगों को क्रॉस करा है। मुझे अच्छा, तो ऐसा कॉन्फिडेंस कभी आया नहीं, ये बढ़िया चल रही है प्रिपरेशन, लगता आज था कि कुछ वो ना कुछ आखिरी दिन तक डर। नहीं, मेरे को इतना तो पता था कि क्लियर हो जाएगा, पर रैंक वगैरह का कुछ आइडिया नहीं। तुम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो तुम्हारे उस मॉक स्कोर्स देख के तुम्हें कौन सा कॉलेज लग रहा था कि मिलेगा? मुझे टॉप टॉप 10 ही लग रहा था। GGLS। सेम सर, टॉप 10 ही लग रहा था। तेरे को तो एनालिसिस सही लग रहा होगा, तू झूठ मत बोल। अब सर एक लगने से सौ क्या एक सौ होता है दस मतलब। 110 से ऊपर लेके आ रहा था तू। 278 तो एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। तो उस पे भी आते हैं, वो अलग मुद्दा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठ के काफी बड़ी बड़ी हरकतें हो रही हैं, उस पर भी बात करेंगे हम ऑफिशियल बॉडीज पे। अब एक टॉपिक है जो कि है कि अब जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आप टेलीग्राम इंस्टॉल करते हो, इंस्टाग्राम इंस्टॉल करते हो, रैंडम गॉसिप्स हर जगह चल रही होती हैं। तो इसमें कितने लेवल पे इन्वॉल्वमेंट ठीक है और क्या इसका एक्चुअल रियल लाइफ में यूसेज है? अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका प्रिपरेशन में तो वो क्या है? ऑल टुगेदर इस पे आपका क्या विचार है? टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और वो रैंडम जो व्हाट्सएप पे गॉसिप्स चलती हैं, इसकी ऐसी उसकी वैसी टाइप सर क्लैट कोई मतलब नहीं। मेरा तो वैसा था कि फोन ही मम्मी का था, फोन तो मेरा पर्सनली नहीं था, तो वहां से फिर वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की फालतू की चैट्स, टेलीग्राम पे फालतू की चैट्स, वो सब वैसे भी नहीं होती थी। जितनी थोड़ी बहुत होती थी उसमें भी ऐसा था, एक टाइम फिक्स था कि हाँ इसी टाइम पे करनी है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा जाएगी तो वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन पे उल्टा हावी होगी। ऐसा एक बार हो भी गया था मेरे साथ बीच में, तो फिर उसके बाद फिर वो मैंने चेंज भी किया था। सर लाइक मैंने तो सर लाइक मार्च से सारे अपने सोशल्स डिलीट कर दिए थे, एंड सर लाइक व्हाट्सएप पे अगर कोई चैट भी कर रहा होता था तो सर लाइक मैं नहीं करता था उससे चैट। एंड सर लाइक मैंने अपने स्कूल के ग्रुप्स भी लीव कर दिए थे। एंड ऑल्सो लाइक आपने सर जो कहा था कि ऑल्सो फ्रेंड से भी कट ऑफ कर दो, बस एक ही फ्रेंड रखा था जिससे मैं अगर लाइक अगर मुझे वेंट करना है तो कर लेता था। बाकी सर पूरा लाइक वीक्स में मैं सबको घोस्ट कर चुका था कि किसी से बात नहीं करनी एंड बस अपनी प्रिपरेशन में फोकस रखना है। सर लाइक फर्स्ट वीक में आता है थोड़ा कि बिकॉज डोपामीन्स आपके उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बट आफ्टर लाइक सर 2 वीक्स में हो जाता है कंट्रोल सोशल मीडिया से इन सबसे। तो मैंने तो सर कर लिया था सर। नेगेटिव इम्पैक्ट तो इनका रहता है, टाइम वेस्ट करते हैं फालतू का, पर मैं तो पूरे साल कुछ ना कुछ लगा रहता था कहीं पे। वो तो देखा मैंने, टेलीग्राम पे भी व्हाट्सएप पे भी, अभी भी तुम लगे हो। अब तो हक से लगो, कोई दिक्कत नहीं, बट पर क्या इंस्टाग्राम मैंने डिलीट कर दिया था, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, बाकी चल जाएगा, पर इंस्टा डिलीट कर दो। इंस्टाग्राम आपका जबरदस्ती एंडलेस स्क्रॉलिंग में दिमाग खराब करवाता है, और आपको दोस्तों से अगर आप कनेक्टेड हो या फॉलो करके रखा हुआ है तो आपको ये लगता है कि यार ये सब इतने मजे कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ठीक है। और टेलीग्राम पे फालतू के लोग ज्ञान देते हैं जबरदस्ती, कुछ भी आके रैंडमली मुंह चलाते हैं, फुल स्टॉप यूजर नेम ज्ञान दे रहे हैं बिल्कुल एनालिस्ट जैसा। तो वो तो है ही। ऑल्सो ये जो रैंडम यूट्यूब चैनल बना के रैंडम मेंटर्स चालू हो जाते हैं, रैंडम अपने ग्रुप खोल लेते हैं, इस पे कितना ध्यान देना चाहिए? क्या क्रेडिबिलिटी चेक करें, किसकी बात सुने, किसकी नहीं सुने, किसको बिल्कुल इग्नोर कर दे? एग्जैक्टली नाम नहीं, बट कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन वर्दी है सुनने लायक? सर मतलब ऐसा है ना कि सुनो उसकी जिस पे पहली बार ट्रस्ट किया है और समझ में आता है कि हाँ ये इंसान सही में कुछ सही बोलता है। जैसे सर आपसे जब पढ़ना शुरू किया था तो शुरुआत में ही समझ में आ गया था कि 3-4 क्लासेस के बाद कि हाँ बंदे में कुछ तो दम है और सुनने लायक इंसान है।
तभी सुनना शुरू किया था। और अगर किसी को भी फॉलो करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि खुद भी पहले रिसर्च करनी पड़ेगी कि सामने वाला सही बोल भी रहा है कि नहीं बोल रहा। अभी जैसे सिलेक्शन होने के बाद ही मैंने एक आध दो जगह देखी थी प्रेफरेंस लिस्ट, तो कहीं पे जोधपुर को WBNUJS के ऊपर बता रहे हैं, तो मैं देख के समझ गया भाई ये क्या चल रहा है मतलब। तो और वो बहुत बड़े बड़े लोग मतलब NLS से ग्रेजुएट, वो लोग भी बता रहे हैं ऐसी बातें। तो इस टाइप की फालतू चीजों पर ध्यान नहीं देना तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहती है। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि आपको रोज जो है वो हिंदू भी पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ना है, आपको रोज टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ना है, और ये सब आपको सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही कंप्लीट करना है, आपको एडिटोरियल भी पढ़ना है, आपको उसका न्यूज सेक्शन भी पढ़ना है। नहीं भाई, मतलब इंसान है, कोई रोबोट थोड़े ही है। तो फिर वो ऐसी चीजों को नेग्लेक्ट करना ही सबसे बेस्ट है। सर लाइक मुझे जो लगता था सर, मैं किसी यूट्यूब पे देखता ही नहीं था किसी को, एंड ऐसे अंटिल से सिर्फ जीके इन्फिनिटीज की वीडियोस, और बस सिर्फ जीके इन्फिनिटीज की वीडियोस देखता था मैं। एंड सर कुछ लाइक पता है कि सर मैं ये बस ये सोचता था, अगर मैं देख रहा हूँ तो उसमें व्यूज काउंट देखता था, 2000 स्टूडेंट्स और देख रहे हैं, वो भी सेम स्ट्रैटेजी लेके जा रहे हैं, तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला मेरे को। एंड सर कुछ तो मैंने लाइक जब मैं स्टार्टिंग प्रेप के लाइक फेज में था, तो मैंने कुछ को देखा था, वो कहते हैं रोज मॉक दो, जो कि नहीं है पॉसिबल। एंड सर लाइक कुछ ने लाइक जो प्रेफरेंस लिस्ट का था सर, मैंने भी अभी लाइक देखे तो सर कुछ सिलवासा को उससे पटियाला से ऊपर रख रहे हैं, सिलवासा कैंपस को। तो कुछ तो सर लाइक फेक तो चीजें आती हैं सर, उनसे तो बच के रहना चाहिए। सिलवासा वाले लोग परेशान हो गए, फिर से क्लैट दे रहे हैं। हम्म। मैं तो बस आपसे ही बात करता था पूरी प्रिपरेशन में, क्या बाकी बात, मैंने तुम ही हो इकलौते। ऑल्सो आप लोगों ने जीके को इफेक्टिवली रिवाइज कैसे किया, क्योंकि ये तो $1 million क्वेश्चन है जीके का रिवीजन। सर जीके का रिवीजन तो ऐसा था कि वो तो शुरुआत से लेके चलना पड़ा था। मतलब मई से मैंने रिवाइज करनी शुरू कर दी थी अपनी पुरानी जीके। और जीके रिवाइज करते टाइम ऐसा था कि कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जब तो उसके नोट्स बना ही रहे हैं, उसके बाद जब उसे फर्स्ट टाइम रिवाइज किया तब भी रनिंग नोट्स बनाते चलना, जिससे क्या था कि मतलब याद करने में आसानी रहती है। और जब दूसरी या तीसरी बार भी उसे पढ़ेंगे तो जो जब पहली बार टॉपिक पढ़ा था उसमें जो डिटेल्ड नोट्स थे, उनके कहीं ना कहीं शॉर्ट वर्जन नोट्स उसके बाद मिल जाते हैं जो फर्स्ट टाइम रिवीजन था उसमें। तो उससे जीके रिवीजन में उससे हेल्प मिलती है। प्लस इसके अलावा कुछ ऐसी लिस्ट मैंने बना ली थी, जैसे अलग अलग रैंकिंग्स हो गई, अलग अलग इंडेक्स में इंडिया की या वर्ल्ड में रैंकिंग्स हो गई अलग अलग। और हमारे देश के जो मिनिस्टर्स वगैरह है, मिनिस्ट्रीज है, वो हो गई, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। और एक लिस्ट तो आपने बनवाई थी पूरी 1901 से लेकर 2024 तक सारी इंपॉर्टेंट डेट्स की लिस्ट, या हर साल जो जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, तो उस लिस्ट ने भी हेल्प करी थी बहुत ज्यादा। तो लिस्ट से और जो कंबाइंड मटेरियल होता है उन सबसे जीके में रिवीजन में हेल्प बहुत मिली थी। सर लाइक मैंने जो किया था सर, लाइक एक मंथ के नोट्स बनते थे, फिर मैं उससे अगले दिन लाइक जब वो मंथ खत्म होता था, सो नेक्स्ट वीक में उसे बस रिवाइज करता था अच्छे से, लाइक नेक्स्ट मंथ के उस वीक में। तो लाइक एक नाइट में पूरा उस मंथ को रिवाइज करूंगा, फिर नेक्स्ट मंथ के नोट्स बनेंगे, फिर उन 2 महीने के नोट्स को साथ में रिवाइज करूंगा। तो उसे लाइक अक्टूबर तक और लाइक नवंबर तक ऐसा हो गया था कि मुझे लाइक पूरी रात ही लग रही थी नोट्स रिवाइज करने में। एंड से लाइक वो पूरे याद ही हो गए थे, बहुत डीपली इंग्रेड हो गए थे। एंड से लाइक दूसरी मेरी चीज थी सर, जैसे कि मैं नोट्स बनाता था वैसे लाइक मैं टाइप भी करता था उन नोट्स को। जैसे कि लाइक बहुत शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स हो गए, बस टॉपिक की हेडिंग्स एंड मेन मेन कुछ पॉइंट्स, और वो भी सब्जेक्टिव। एंड से लाइक उनको चैट जीपीटी में डाल के एंड सर उसके बाद उसको मैं लाइक जो उसका वॉइस वाला फीचर है, जब से मैं खाना खा रहा हूँ या फिर से लाइक मैं फ्री बैठा हूँ, तो उससे मैं उसको कहता था कि आस्क मी दिस क्वेश्चन फ्रॉम दीज नोट्स। एंड से लाइक अब सर वो क्वेश्चन उससे लाइक पूछ रहा होता था, एंड मेरा उससे थोड़ी रिविजन होती रहती थी। जब पेपर दे के आ गए उसके बाद से लेके आज की तारीख तक जो भी कंसोर्शियम के स्टेप्स रहे हैं एंड जो भी उनका प्रोफेशनलिज्म रहा है, ये ऑल टुगेदर तुमको क्या लगता है क्या क्या गलतियां हुई हैं कंसोर्शियम की तरफ से जो कि उन्होंने मानी ही नहीं है, ब्लेटेंटली गलत ही हुआ है? सर सबसे बड़ा तो मैंने पहला एग्जाम ऐसा देखा है जहां पर आपकी रैंक डिसाइड कर रही है कि आपको कौन सा सेट मिला, वो किस्मत। मतलब सेट ए और बी के आंसर्स तो भी ठीक थे, मतलब ठीक तो वो भी नहीं थे, लेकिन मैक्सिमम करेक्ट थे उनमें। सी और डी में तो वो आंसर्स भी गलत थे जो ए और बी में सही दे रखे थे। तो एक तो वो सबसे बड़ी गलती जो एंड तक भी उन्होंने सही नहीं करी, कि सी और डी वालों की आंसर की में तो वो क्वेश्चंस भी ब्लेटेंटली रॉन्ग थे जो हमारे में सही थे। जैसे पोक्सो की डेफिनेशन, वो पोक्सो की फुल फॉर्म सी में पता ही नहीं सेट सी में कौन सा आंसर उन्होंने लगा रखा है। एक में वुमेन फॉर्चुनेटली मेरे पास तो भी था। एक में वुमेन वाला आंसर सही बताया हुआ है। हाँ।
तो एक तो सर वो, उसके अलावा सर कुछ मतलब लीगल के कुछ बहुत ही सीधे सीधे से आंसर, जैसे वो माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें माइनर सिग्नेटरी हो, तो उसे वो वॉइडेबल बता रहे हैं, पता नहीं क्या है। तो एक तो वो, उसके अलावा एक सर एनालिटिकल में एक मेरे को बहुत चीज अजीब लगी कि उन लोगों ने डेटा इनएडिक्वेट और नन ऑफ दीज, इन दोनों ऑप्शंस को सेम ही मान के कंसिडर करके आंसर लगाए हुए हैं। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आया कि ये क्या है। और इंग्लिश का एक और क्वेश्चन था, वो क्लोथ बैग्स वाला, तो वो जो था वो क्वेश्चन भी डायरेक्ट पैसेज में दिया हुआ था, तो उसका आंसर भी सीधी सीधी निकल रहा था, लेकिन वो भी नहीं माना उन्होंने। मतलब मेरे तो ऑब्जेक्शन के पैसे भी गए। सर लाइक मुझे तो सेट सी मिला था एंड सर लाइक मैंने आंसर की चेक नहीं करी थी अपनी। मैंने कहा कि मैं सीधा रिजल्ट ही देखूंगा, बट मैंने कुछ 2-3 चेक करे थे जिसमें मेरे को डाउट लग रहा था एंड सर वही उन्होंने आंसर की में भी गलत दे रखे थे। एंड सर लाइक कुछ क्वेश्चंस बहुत ही वेग थे कि देख के भी सर, एक तो जैसे तरुण ने कहा था डाटा इनएडुकेट वाला, सर वो वाले मैंने एआर में इस वजह से क्वेश्चन छोड़े बिकॉज मेरे को लगा था इसमें डाटा इनएडुकेट तो नहीं है, इसका आंसर नन ऑफ द अबव होना चाहिए, तो मैंने वो वाले दोनों छोड़े थे। एंड उसके बाद सर लाइक जैसे सर एक लीगल का क्वेश्चन था वॉइडेबल वाला, वो तो सर बहुत ही गलत था। एंड यही था सर लाइक, सर कंसोर्शियम ने लाइक इस बार थोड़ा लाइक बहुत वीक टर्म्स दी थी पेपर में। सर मैंने तो पहला पेपर देखा जिसकी जीके भी सब्जेक्टिव, मतलब कोई कुछ आंसर बता रहा है, कोई कुछ आंसर बता रहा है। 3-4 क्वेश्चन तो जीके में भी ऐसे थे कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बाकी इंग्लिश और एनालिटिकल, मतलब 120 क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन तो गलत ही दे दिए। मतलब जो सीरियस एस्पिरेंट है, जिसको लगेगा कि ये रैंक बनाएगा, जैसे मेरे को लगा था ये तो रैंक बनाएगा, मैंने उसमें 8-9 मिनट वेस्ट करे और वो क्वेश्चन ही गलत। तो अब उसके बारे में क्या कह सकते हैं। हाँ सर, मतलब एनालिटिकल के क्वेश्चन पे तो ये मेरे साथ भी था कि जब मैंने पेपर खोल के देखा था और जब देखी लॉजिकल में एनालिटिकल आई है, तो देख के मेरे को भी खुशी हुई कि चलो अच्छा है भाई, एनालिटिकल एनालिटिकल पढ़ी थी वो यहाँ पर काम देगी। लेकिन फिर जब सेट बनाया, सेट बनाने के बाद क्वेश्चन देखे मैंने कि क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, तो लगता है फिर सेट दोबारा बनाया। 2-3 बार बनाने के बाद जब आंसर ही सेम निकल के आ रहे हैं, फिर मैंने छोड़ा उसको एक बार के लिए कि इसे अब एंड में देखेंगे। पूरा पेपर करने के बाद उसे 3 बार मैंने दोबारा सॉल्व किया, टोटल 6 से 7 बार सेट सॉल्व किया था। लेकिन फिर जब आंसर ही सेम थे तो 2 क्वेश्चन हो रहे थे, वो 2 क्वेश्चन कर दिए। तो ऑल टुगेदर कंसोर्शियम ने एक तो पहली बार के पूरा साल भर लेके ये पेपर बनाया है। ये तो बात देनी पड़ेगी कंसोर्शियम की कि बहुत ही प्यारा पेपर बनाया है आपने, बिल्कुल सरकाज़म से भर भर के। ठीक। और दूसरी चीज के जो इंसान शायद 1 महीना पहले भी तैयारी करने बैठा होगा उसका पेपर निकल सकता है। क्या पता तुम लोगों से ज्यादा बेटर रैंक आ गई उसकी एक आध किसी की। ठीक है, इसने शायद 1 महीना पहले तैयारी कर, तुम बैठे हो 11 महीने 10 महीने से तैयारी करके पूरी मेहनत करके सारे फेजेस गुजार के सारे लो और हाई अपने वैल्यू करके। और तीसरी चीज ये है कि कभी बोल रहे हैं कि फाइनल आंसर की इस दिन आएगी, उससे पहले रिजल्ट आ गया। कभी बोल रहे हैं ग्रीवेंस है, अब ग्रीवेंस का रैंक आने के बाद भी उन्होंने पोर्टल खोल के रखा हुआ है। तो अब जो रैंक आ गई वो चेंज होगी क्या? ग्रीवेंस फाइल करने के बाद कोई सेंस दिख नहीं रही मुझे कंसोर्शियम की। तो इस पे तो मेरे पास रिस्पॉन्सेज 80-90 लोगों के रखे हुए हैं कि किसके साथ क्या क्या गलत हुआ है। इसमें प्रॉपर वीडियो आएगा ही, तो जब तक शायद ये वीडियो डले तब तक वो शूट कर लूंगा। बट काफी ज्यादा खेला गया है इस बार, मेरे को ऐसा लग रहा है। और सर एक बात और थी कि जब उन्होंने सैंपल पेपर्स दिए थे, तो सैंपल पेपर्स में पैसेजेस को शॉर्ट करना, क्वेश्चंस का नंबर कम करना और जीके वन लाइनर देना, वो भी ऐसी जीके जहां पर तुम स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स पूछ रहे हो कि महाराष्ट्र में ये स्कीम आई, ये आई, वो आई। उसके बाद हमें पूरी अपनी जीके की कोर्स चेंज करना पड़ा था एक बार को। ऐसा लगा था कि ये क्या, बिल्कुल हम टॉपिक्स इन डेप्थ पढ़ने की वजह से तो वन लाइनर्स पे ध्यान दें, लेकिन फिर पेपर में तुम ना करंट के टॉपिक्स पूछ रहे ना वन लाइनर्स पूछ रहे, तुम तो बिल्कुल ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक पहुंचे। तो वो भी एक चीज थी। जीके में क्रिटिकल रीजनिंग पूछ रहे हो आधे 1-2 क्वेश्चन में उठा के, ये कोई सेंस ही नहीं बनती। आपने आर्टिकल पूछा है, अगर आप 370 का आर्टिकल पूछ रहे हो तो आर्टिकल की डेट 2019, 2 नवंबर 2019 का आर्टिकल, आज से 5 साल पहले का आर्टिकल आपने उठा के पूछा सर हुआ और एक चीज, जैसे सब बोलते हैं कि आपको प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए लीगल की, इसमें तो 17-18 क्वेश्चन ही ये थे कि आपको प्रायर नॉलेज चाहिए। है। इस बार तो उनकी खुद की सारी जितनी भी चीजें उन्होंने खुद वेबसाइट पे लिखी हुई है वो खुद गलत प्रूफ कर दी उन्होंने। लॉजिकल रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग देंगे, ये देंगे, एनालिटिकल लिखा ही नहीं है कहीं साइड पे। एनालिटिकल उठ के आ गई पेपर में रैंडमली। पैसेज हम इतने वर्ड्स तक के देंगे, वो वर्ड लिमिट भी नहीं, रैंडम कुछ भी। क्या करा है पेपर में ये तो वही जानते हैं।
एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं, मेडिकल का मीडियल लिख रहे हैं। ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एंट्री देने वाली बॉडी है, ये सोचो। सर 300 ए भी आर्टिकल गलत दे रखी है, 300 वो का small ही दे ए रखी स्मॉल लिखा था। ऐसे लिखते ही नहीं है, और सब सेक्शन सब क्लॉज कुछ ऐसा लिखा ही नहीं जाता है। तो ये वो बॉडी है, मैं वही जब मैंने पेपर देखा मैंने कहा ये वो बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी के अंदर है। वो कंसोर्शियम है जिसके जो मेंबर्स हैं वो सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स हैं, जो उन कॉलेजेस को चला रहे हैं, जिनकी जो एकेडमिक्स होगी वो हमसे तो हम शायद पहुंच ही ना पाए लाइफ टाइम में वहां तक। इतने हाई लेवल के एकेडमिक्स वाले, इंटेलिजेंस वाले लोग इसके मेंबर्स हैं, और वो ये कर रहे हैं। रिव्यू करने के बाद रिव्यू की बॉडी, एक रिव्यू बॉडी बनी, उस बॉडी ने सही रिव्यू कराया नहीं कराया, उसके बाद दूसरी बॉडी बनी, वो जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, जजेस बैठे हुए हैं, वो तक बोल रहे हैं हाँ सही है सब। तो कोई सेंस ही सर नहीं वो है। आंसर भी गलत दे रखा है, वो जो 5.5 मिलियन वाला है, वो भी गलती है। वो इलॉजिकल। तो खैर सर बाद में विथड्रॉ कर ही लिया था। अब मुझे एक बात बताओ, अपनी तरफ से 3 जाते जाते लास्ट क्वेश्चन ये कि 3 ऐसे मिथ जो कि तुम्हें प्रिपरेशन के टाइम पे सही लगता है लेकिन एक्चुअल में वो गलत होते हैं, तब तुम्हारी अब रैंक होगी उसके बाद। सर पहला तो ये कि लॉजिकल डिफिकल्ट आती है, मतलब ये पहले बहुत बड़ा मिथ था कि जैसे मॉक्स में हम लॉजिकल देख रहे हैं वैसी लॉजिकल आएगी, ऐसी नहीं आई, और प्रीवियस क्वेश्चंस में भी नहीं देखने को मिली। दूसरा मिथ ये कि क्यूटी में बहुत ज्यादा, मतलब क्यूटी का सिलेबस बहुत वास्ट है और क्यूटी में कुछ भी उठा के पूछ सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। परसेंटेज, रेशियो, वही एक मेन 2-3 टॉपिक है वही रहते हैं। और तीसरा ये कि जीके बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड आती है, वो भी नहीं था। जीके बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव रहती है, इस साल तो कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन पिछले सालों में भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो मैंने देखे थे जीके में फैक्ट्स 2023 को छोड़कर किसी और पेपर में इतने फैक्ट्स नहीं पूछे, मेनली सब्जेक्टिव ही थी जीके। वो है कि लाइक हर सेक्शन के लिए टाइम लिमिट, सर कोई किसी सेक्शन के लिए टाइम लिमिट होती नहीं सर। हर मॉक या फिर जो क्लैट का एक्चुअल पेपर भी आता है तो सेक्शंस पे डिपेंड करता है कि वो एक सेक्शन कितना टाइम लेगा। सर जैसे कि इस बार की लीगल ऐसी थी कि 20 मिनट्स में भी सॉल्व कर लोगे आप, और मोस्टली सर लोग बोलते हैं कि लीगल 40 मिनट्स में सॉल्व हो गया, 35 मिनट्स में इतने टाइम दो। और सर ऐसे इंग्लिश और लॉजिकल के साथ भी सेम चीज थी। तो सर एक टाइम लिमिट तो ऐसी चीज है कि लाइक उसको आप सेट नहीं कर सकते। वो जीके में 20 मिनट लग गए लोगों को। यस सर। एंड सर एक दूसरा था कि एक सेट पैटर्न से चलना हमेशा जरूरी नहीं है। ये लाइक मुझे अक्टूबर तक मेरी लाइक ये मिथ था कि मुझे एक सेट पैटर्न से चलना है, बट लास्ट में पेपर के एंड में भी मैंने अपना पूरा पैटर्न चेंज करा था उस पेपर के नीट के हिसाब से। सर जैसे आपने भी बोला था कि हमें लाइक एक वॉलेटाइल होके करने हैं पेपर। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस, ट्रस्टिंग जीके इन्फिनिटी। एंड आपने जब भी भरोसा किया, जिस भी टाइम भरोसा किया, आई होप मैं उस भरोसे पे बिल्कुल खड़ा होता हूँ, एंड आप लोग मेरे भरोसे पे खड़े होते रहो। मैंने जो पढ़ाया आप क्लास कर पाए, बहुत अच्छी बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, एज हम बात कर पाए, लोगों को बता पाए। एंड जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इन तीनों ने जो चीज बताई है, जो आगे एस्पिरेंट्स होंगे क्लैट 26 के लिए, उनके लिए रिकमेंडेशन है कि इसके नोट्स बना लो प्रॉपर ढंग से। एक एक पॉइंट है जो तरुण ने बोला, जो जगन ने बोला, जो सक्षम ने बोला, इन तीनों को मैंने पर्सनली देखा है बार मेहनत करते हुए। ठीक है, कभी ना कभी ऑन एंड ऑफ हम लोगों की तीनों की बातचीत होती ही रहती थी। ठीक है, रैंडम कभी किसी ने मैसेज कर दिया, कभी मेरी बात हो गई, कभी किसी से कॉल हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी वीडियो कॉल में तो हम लोग अदालत में आते ही थे। ठीक, तो इन लोगों ने क्या मेहनत करी, कैसे फंसे, वो मैंने सजेस्ट करा है, वो इन्होंने खुद अपना दिमाग लगाया है, सब कुछ मिला जुला के हमने पूरे सेशन में निकाल लिया। ठीक, अब इनका तो जो है वो देखेंगे, बट आप क्या मेहनत ना करो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में से आप नोट्स बनाओ एंड इसको ऐसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। We are the champions, my friend, and we